नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है नूतन मार्केट के प्रधान संपादक श्री चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी। और आज भारत आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है। और इसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। और आज हम अपने प्रधान संपादक महोदय से ये जानना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद लगभग 75 वर्ष पूरे होने जा रहा है, आज भारत की उड़ान कहाँ तक पहुँची है। हम एक संक्षिप्त विश्लेषण जानेंगे 1974 से लेकर के अब तक का। और मैं साथ ही स्वागत करना चाहूँगा नूतन मार्ग के प्रधान संपादक, अधिवक्ता, लेखक, कवि एंड समाज सेवक श्री चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी को। सर, नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है रमेश जी है आपको। आपका प्रश्न जो है रमेश जी, यह बिल्कुल सामयिक है। पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प लिया जा चुका है। देश के प्रधानमंत्री की यह घोषणा है कि 75 साल के अंदर, यानी 75वें साल में भारत जब प्रवेश कर जाएगा तो पूरा वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा। और इसी क्रम में यत्र तत्र अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ पर हमें यह देखने की जरूरत है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो भी सरकारें आईं, उन सरकारों ने राष्ट्रहित में किस रूप में काम किया, यह सबसे बड़ी बात है। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। प्रारंभिक कालखंड को यदि देखा जाए तो कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक रही। आज़ादी के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। उनके ही शासनकाल में पंचशील का सिद्धांत भारतवासियों ने अपनाया और पंचशील को आधार बनाकर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश की गई। फिर इसमें एक हादसा कहा जाए तो हो गया 1962 में चाइना आक्रमण ने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया। हम आहत हुए लेकिन विचलित नहीं हुए। फिर उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। वो भी कांग्रेस के ही एक सशक्त नेता रहे। उनके रिजिम में भी समस्या खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने कमजोर समझकर हमला बोला, लेकिन उन्होंने
करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती पर धूल दूषित करके यह सबक दे दिया पाकिस्तान को कि जो समझते हो वह बात नहीं है। भारत अपनी समस्या का निदान करने में पूर्ण रूप में सक्षम है। इसी कालखंड में कृषि पर बल दिया गया, अधिक अन्न उपजाऊ के साथ गांव की दशा सुधारने पर भी शास्त्री जी ने बल दिया, लेकिन उनका कालखंड कम रहा। भारतीय जनता का इसको दुर्भाग्य कहा जाएगा कि उनकी मौत अचानक हो गई। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आई। इनके कालखंड में भी विकास हुए और पुनः पाकिस्तान से लड़ाई हुई। उसमें तो श्रीमती गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और नया बांग्लादेश का निर्माण किया। भारत की ख्याति बढ़ी, सामरिक शक्ति का आभास पूरी दुनिया को हुई। इंदिरा गांधी को तब दुर्गा और चंडी कह करके संसद में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रखर नेता ने संबोधित किया था। इंदिरा जी के कालखंड में एक काला अध्याय जुड़ गया जो नहीं जुड़ना चाहिए था। वो था आपातकाल की घोषणा। आपातकाल लागू उन्होंने की, नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने गए, गांव से लेकर शहरों तक के नेता जेल में डाल दिए गए। यह सब कुछ हुआ, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा भी हुई। 77 में आम चुनाव हुए और भारत की जनता ने यह दिखला दिया कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है, इसकी जड़ें मजबूत हैं, यह डगमगा नहीं सकता। मोरारजी भाई आए, महंगी पर उन्होंने नियंत्रण किया, सरकार ठीक ठाक चल रही थी। बीच में व्यवधान उपस्थित हुए। जनता पार्टी की वह सरकार जिसने कभी राजघाट पर गांधी जी के समाधि के समक्ष राष्ट्र सेवा की शपथ ली थी, बिखर गई और जनता पार्टी वहीं पर समाप्त हो गई। इसके बाद इंदिरा जी की पुनः सत्ता में वापसी हुई। फिर आगे क्रमिक रूप से बढ़ता रहा। मिली जुली सरकारों का दौर भी चला। मिली जुली सरकारों में भी काम हुए, लेकिन आपसी ये कटुता की वजह से जिस रूप में चाहिए राष्ट्र को आगे बढ़ना, वो हो नहीं पाया। फिर एक समय ऐसा आया जब मिली जुली सरकार ही और आज भी एक तरह से पूर्ण बहुमत में भाजपा है, लेकिन और लोग भी और दलें भी उनके साथ हैं समर्थित। तो यह एक प्रकार से मिली जुली सरकार का रूप ही चल रहा है अटल जी के जमाने से।
जिसको कि उन्होंने स्वीकार भी किया था कि अब एक पार्टी की सरकार की बात रही नहीं, अब मिली जुली सरकारों का जमाना आ गया है। सो हम लोग देख भी रहे हैं, अटल जी के ज़माने में भी कारगिल युद्ध हुए, उस समय भी परेशानी बढ़ी, उस समय भी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार हम जो हैं अपनी सीमा की रक्षा कर सकते हैं, हम ये आतंकवादियों को किस प्रकार से खदेड़ सकते हैं, घुसपैठियों को अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर निकाल सकते हैं। परमाणु विस्फोट भी अटल जी ने करके पूरी दुनिया को दिखला दिया कि हम भी शक्ति संपन्न राष्ट्रों में एक। और उस समय राष्ट्र में कई काम भी हुए, सड़कों का जाल बिछाने का काम हुआ, रेल में भी काम हुए, कृषि के क्षेत्र में भी विकास हुए। ये कहा जाए कि हाल के वर्षों में जो भी विकास हम देख रहे हैं अटल जी के ज़माने से आगे बढ़ी। आज भी सरकार हमारी है, एक लोकप्रिय सरकार है, काम कर रही है, विकास हो रहे हैं और भी विकास होंगे। पूरी दुनिया में भारत की एक अपनी ख्याति बनी है, इस बात को लोग स्वीकार भी करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज 75 सालों के अंदर हम याचक नहीं बने, हम हमेशा दाता बने रह गए और दाता की भूमिका में आज भी हम हैं। हमने कोरोना महामारी में दुनिया को दिखला दिया कि हम कितने बड़े दाता हैं। लगभग ये कहा जाए कि हमारे दवाओं, हमारे पीपी किट और हमारे ये वैक्सीन का उपयोग संसार के बहुतेरे देश उठा रहे हैं। यह दाता की बात है, एक दाता ही कर सकता है, एक याचक नहीं। यह सबसे बड़ी बात है। तो सबने प्रयास किए हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए और सबों के प्रयास से देश हमारा आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है और उम्मीद की जाती है कि अमृत महोत्सव चल ही रहा है। अमृत महोत्सव के बाद भी इसी रूप में सरकारें आएंगी और चलेंगी, विकास होते रहेंगे। अमृत महोत्सव पर मेरी शुभकामना सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो या स्थानीय सरकारें हों, पूरे देश की जनता को अमृत महोत्सव पर मेरी शुभकामना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो भी काम करेगी वो जन कल्याण में करेगी और जनता उन जन कल्याणकारी कार्यों में अपना सहयोग देगी। इसी के साथ अमृत महोत्सव पर जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी। लेकिन सर एक सवाल इसमें उठता है कि आज़ादी के काल में जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो उस काल के बाद चाइना भी लगभग उसी आसपास। हाँ, लेकिन दोनों में जो विकास का ये है वो बिल्कुल डिफरेंस है। वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। हाँ, बात ठीक है। और एक चीज़ और है कि हम पंसिल के सिद्धांत, गुड निरपेक्ष, बहुत सारे हमने सिद्धांत को फॉलो किया। उसके बावजूद भी हमने अपने पड़ोसियों के साथ एक दोस्ताना माहौल स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी हमेशा पड़ोसी हमारे ऊपर हमला किया। चाइना बहुत सारे ज़मीन लैंड को ब्लॉक करके रखा है। इधर पाकिस्तान हमारा जम्मू कश्मीर समस्या अभी तक चल रहा है, जो कि अभी लास्ट 2019 में 5 अगस्त को 370 के विरुद्ध हटाया गया है, 33 को रिमूव किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो और फिर उस राज्य को केंद्र शासित राज्य बना करके उसको 2 राज्यों में विभक्त कर दिया गया है।
लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, जो लद्दाख की हमने कभी चर्चा ही नहीं की। तो इसमें हम आज़ादी के काल में हमारी कौन सी नीतिगत त्रुटि हुई जिसकी वजह से हम पिछड़े या अपने विकास के पथ से कुछ डिस्ट्रैक्ट हुए? देखिए, हम कहाँ पर कुछ कम हो गए, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पीछे। जिस समय हम गुलाम थे, उस समय अंग्रेजों के लिए पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ से अंग्रेज हमारा दोहन करके माल अपने पास ले गए। हमारे ऊपर दो तरह का भाग था। एक तो हमारे यहाँ की खेती चौपट हो गई अंग्रेजों के काल में। यहाँ के कच्चे माल जाने लगे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर और लिवरपूल में, वहाँ निर्माण हुए और हमारे ही सामान का निर्माण हुआ यहाँ आकर के वो भारतीय बाजार में बिकने लगे। तो हम तो दोनों तरफ से मारे गए, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत डाउनफॉल हो गई। लेकिन सर ठीक है, ये आज भी हम एक बाजार ही है पूरे वर्ल्ड के लिए। सबसे बड़ा बाजार भारत है, चाइना का बाद कोई बड़ा बाजार है वो भारत है, जहाँ अपना कंज्यूमर, भारत का अपना प्रोडक्शन है कि वो यहाँ पर खप सकता है और पूरा विश्व का खप सकता है। फिर भी हम उस तेज़ी से अपने आप को ना मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप कर पाए, ना हम एक सर्विस सेक्टर में, ना हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, लेकिन हमारा आज तक बेसिक अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जो भी हम प्लेटफॉर्म यूएस का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में। हाँ, तो इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ मानसिकता जो है सो आज़ाद होने के बाद भी अभी भी गुलाम की मानसिकता बनी हुई है। यहाँ के लोग आज अंग्रेज चली गई, लेकिन अंग्रेजियत तो आपके यहाँ बरकरार है। इतने लोग जो हैं सो हिंदी शिक्षण की ओर जा रहे हैं। भारत में अंग्रेजी की प्रबलता काफ़ी है। आज भी अंग्रेजी स्कूलों में नामांकन ज़्यादा होते हैं, सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी नीतिगत शिक्षा जो नीति है उसमें बहुत सारी त्रुटियां है। बिल्कुल, हमारी जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। बिल्कुल, यही बात है। इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? जिससे सरकार को यह करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार ऐसा करे, और सुधार के लिए सरकार हमारी कुछ कर रही है। सरकार ने कुछ नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें कुछ सुधार तो सरकार ने की है, उसको देखने की ज़रूरत है। और शिक्षा नीति उम्मीद मैं करता हूँ कि वह छात्र हित और जनहित दोनों में वह नीति अच्छी होगी। जब तक शिक्षा का स्तर बढ़ेगा नहीं, बौद्धिक विकास होगा नहीं, लोगों को दुनिया की जानकारी होगी नहीं, और सबसे बड़ी बात है मोरल, नैतिक स्तर भी उच्च दर्जे का होना चाहिए। हमारी नैतिक स्तर जितनी ऊंची होगी, हमारा काम भी आगे बढ़ेगा। तेजी तो अब आई है, बीच में मंथर गति से काम हो रहे हैं, इधर तेजी आई है काम में, समय लगेगा। हम भी चाइना को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। हम भी विश्व के दौर में दौड़ रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं। इसी का तो परिणाम है कि बहुत कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना का 3-3, 4-4 वैक्सीन तैयार करके दे दिया। और मैं ये कहूँ कि 60 करोड़ आबादी को भारत में वैक्सीनेट कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। अब इससे बढ़ करके क्या चाहिए? धैर्य रखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी।
आपने अपनी बात रखी और हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को आपने समझाने का प्रयास किया कि हम आज़ादी से लेकर अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं और क्या क्या कौन कौन से स्टेज हमने पार किए। आगे हम सर से दोबारा हम चर्चा करेंगे, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम विदेश नीति और अर्थनीति 2 पे हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आज का एपिसोड यह हम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।